अक्टूबर 7-5 PM पे एक ब्लास्ट होता है इसराइल पे एंड इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जो अटैक उन पे हुआ है हमास ग्रुप के थ्रू। लेकिन ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, इसके प्रेजेंट को समझने के लिए हमें इसके पास को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता लगे कि हमास के पूरे ग्रुप ने अटैक नहीं किया है इसराइल पे और इसकी असली सच्चाई क्या है जो आपको कोई नहीं बताएगा। इन पैलेस्टीन का इन सब में क्या रोल है और इन सब का मास्टरमाइंड ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस कैसे है। More than 700 Israelis are now feared dead. Hamas, a militant group. Again, the flames are being fanned. Jonathan Beale, BBC News. ये बात है 14th सेंचुरी की, जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ और क्रिश्चियनिटी का वहां से राइज हुआ और उसी के बाद क्रिश्चियनिटी यूरोप में स्प्रेड होने लगी। अब ये माना जाता है कि ज्यूज, क्रिश्चियन और इस्लाम ये तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं एंड इनमें से जुडाइज्म को सबसे पुराना माना जाता है एंड इस्लाम को सबसे बाद में माना जाता है कि सबसे बाद में जो आया वो इस्लाम था। लेकिन स्ट्रिक्ट और मोनोथेइज्म होने की वजह से इनमें सुपीरियरिटी की बात चलने लगी और कभी इनमें पीस आ ही नहीं पाया। उस टाइम पे 19th सेंचुरी में यूरोप में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो चल रहा था और पैसा या फंडिंग हमेशा ज्यूज की तरफ से आती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस में जाती थी। और ज्यूज के पास पैसों की तो कभी आज तक कमी हुई नहीं। वो लोग हमेशा से ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सर्वाइव करने वाले लोग रहे हैं। इवन आज भी वर्ल्ड में जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे लीडर्स हैं वो ज्यूज ही हैं। फंडिंग जो है वो ज्यूज की तरफ से हमेशा ब्रिटेन और फ्रांस को जाती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने वादा किया कि आपके पास अपना घर होना चाहिए, कि तुमको अपना घर दिलाएंगे। और इसीलिए जब पूछा गया कि तुमको तुम्हारा घर कहाँ है तो इजराइल ने बोला कि हमें अपना घर जो है वो पैलेस्टीन में ही चाहिए। एक्चुअली ज्यूज लोगों ने ऐसे ही नहीं बोला था कि इनको पैलेस्टाइन में इनकी लैंड चाहिए। इन्होंने ये भी क्लेम किया कि बाइबल में इनको गॉड ने लैंड प्रॉमिस करी है। और वही पैलेस्टाइन में एक माउंटेन में एक टेम्पल है जायन के नाम से, जो कि काफी सेक्रेड माना जाता है ज्यूज लोगों के लिए। एंड यहीं से स्टार्ट होता है जायनिज्म मूवमेंट, जिसमें पैलेस्टाइन चलो आंदोलन ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 के आते आते लाखों लोग पैलेस्टाइन में आने लगे। पैलेस्टीन वाले सोचे कि लोग भाई आ क्यों रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं बिन बुलाए मेहमानों की तरह, ऊपर से जमीन भी लेके जा रहे हैं। लेकिन तब तक वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका था, जिसमें एक तरफ तो थे ब्रिटेन और फ्रांस और जो दूसरी तरफ थे वो थे जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। भूखे नंगे तो ब्रिटेन वाले पहले से ही थे। अब ये लोग ये चाहते थे कि ज्यूज की तरफ से इनको फंडिंग हमेशा चलती रहे ताकि इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अच्छे से चल सके एंड ऑटोमन एम्पायर भी हार जाए ताकि उनका जो सारा ऑयल है ये ब्रिटेन और फ्रांस से बांट ले और जर्मनी के हाथ कुछ भी ना लगे। और जब इन्हें पता चला कि वर्ल्ड वॉर 1 में अब ऑटोमन एम्पायर नहीं जीत सकता, इन लोगों का थोड़ा अपर हैंड है, तो इन्होंने सीक्रेटली ब्रिटेन और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसे हम कहते हैं साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट। एंड वॉर के एंड होते होते इन्होंने एक लीग ऑफ नेशन क्रिएट कर लिया ताकि ये लोग वर्ल्ड में थोड़ी सी पीस ला सकें। अब ये तो वही वाली बात है कि जो लोग वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे वही अब पीस की बातें कर रहे हैं। और वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन में ये डिसाइड हुआ कि ऑटोमन एम्पायर जो है ब्रिटेन और फ्रांस से बढ़ जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैंडेट सिस्टम आया। अब इसका मतलब है कि ब्रिटिश और फ्रांस वाले बताएंगे कि इन्हें क्या करना है, इन्हें प्रोग्रेस कैसे करनी है, तुम्हें हम बताएंगे कि भैया डेवलपमेंट कैसे होता है। इन साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट के हिसाब से फ्रांस को सीरिया और लेबनान मिला एंड ब्रिटेन को इराक, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन मिला। अभी तक जो है वो सब सही चल रहा था। ज्यूज लोग जो है वो पैलेस्टाइन एरिया में आते जा रहे थे एंड जो है पैलेस्टाइन वाले भी परेशान होते जा रहे थे। लेकिन बात और तब बिगड़ी जब हिटलर का राइज हुआ। हिटलर को हमेशा से यही लगता था कि यार ये तो हमेशा ज्यूज लोगों की गलती है। ज्यूज लोग किसकी वजह से है? ब्रिटेन और फ्रांस की। ठीक है, और ज्यूज लोग फंडिंग देते थे इसलिए इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसलिए इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को हराया और इसी की वजह से वो जर्मनी के हाथ कुछ नहीं लगा और जर्मनी हारा। ठीक है, ये लोग स्मार्ट हैं, ये लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। ठीक है, इनके पास कभी पैसों की कमी हुई नहीं और उसी के बाद वर्ल्ड विटनेस करता है हॉलोकॉस्ट, जिसमें मैसिव नंबर ऑफ ज्यूज मारे जाते हैं। अभी तक जो है वो ज्यूज पूरे यूरोप में फैले हुए थे, लेकिन इस हॉलोकॉस्ट के बाद एक फियर फैक्टर जागा। अब वो पैलेस्टीन एरिया में अपने घर की तरफ जो है वो जाने लगे एंड जब इतने सारे ज्यूज पूरे यूरोप से पैलेस्टीन एरिया में जाने लगे तो वायलेंस जो है पैलेस्टीन एरिया में बढ़ता गया और इतना बड़ा कि जो मैंडेट सिस्टम से मैंडेट मिला था ब्रिटेन और फ्रांस को कि ये तुम संभालोगे, वो उनसे संभला नहीं और उन्होंने जो है वो यूएन को वो सौंप दिया। अब इशू जो है वो यूएन संभालेगा, जो कि लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है। बस की वैसे यूएन के भी कुछ नहीं है, आज भी यूएन की बात कोई नहीं मानता, बस इसमें यूएस और यूरोपियन कंट्री का ही जो है वो डोमिनेशन
नेशन रहता हमेशा। फिर इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब ईयर जो है वो 1945 तक आ चुका है। 1945 तक यहाँ पे वायलेंस इतना बढ़ गया था कि एक रीजनल इशू बनने की जगह ये अब इंटरनेशनल इशू बन गया था। और फिर यूएन में काफी डिबेट और डिस्कशन हुआ कि क्या करना चाहिए इस एरिया में। तो बाद में डिसीजन ये निकला कि पैलेस्टीन का जो है वो डिवीजन होना चाहिए। एक साइड ज्यूज लोगों को मिले एंड एक साइड जो है वो पैलेस्टीन मुस्लिम को मिले। अब एक्चुअली बात ऐसी थी कि पैलेस्टीन मुस्लिम जो है वो पहले से उस एरिया में रहा करते थे, तो यूएन ने उन्हें खुश करने के लिए कि ये थोड़ा सा इनको एडवांटेज होना चाहिए, तो इन्होंने इजिप्ट और जॉर्डन से बोला कि इजिप्ट अपना गाजा स्ट्रिप वाला एरिया दे दे एंड जॉर्डन अपने वेस्ट बैंक वाला एरिया दे दे। अब इवन ये सब जो है वो अरब नेशन वाले थे, तो इन्होंने जो है वो पैलेस्टीन मुस्लिम को ये एरिया दे भी दिया। और ऑफिशियली गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है वो पैलेस्टाइन एरिया का हो गया एंड बचा जेरूसलम, जिसको सभी कंट्रोल करना चाहते थे और सभी क्लेम करना चाहते थे, तो यूएन ने उसको इंडिपेंडेंट रखा अपनी ही देख रेख में। ईयर 1948 में एक ऐसी कंट्री बनने जा रही होती है जो आगे जाके अरब नेशन की नाक में दम करने वाली होती है, और उस कंट्री का नाम होता है इजराइल। इन्होंने यूएस की मदद से अपनी कंट्री की बाउंड्री को डिमार्केट कर लिया और ऐसा कंट्री की तरह ही इन्होंने रन करना शुरू कर दिया। पर अरब लोग अभी भी नाराज थे कि ज्यूज लोग यहाँ पे आए कैसे, और यहीं से स्टार्ट होता है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि इजराइल इसमें जीत जाता है। कहते हैं ना कि सबका एक बार दिन आता है, तो वो इजिप्ट का भी आया। पहले इजिप्ट जो है वो एक कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटिश की, लेकिन जब डीकोलोनाइज हुआ तो उसने 1946 में सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, क्योंकि अरब नेशन और इन सबको लगता था कि इनमें सबसे बड़ी गलती जो है वो ज्यूज लोगों की है कि इन्होंने जो है वो फंडिंग दी है ब्रिटिश और फ्रांस को, और इनकी वजह से ये लोग हारे हैं। तो इन्होंने इसी की वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल की शिपों के लिए वहां से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया था। वो कहते थे कि बाकी कंट्री चाहे यहाँ पे होली भी खेल ले, लेकिन तुम्हें तो हम नहीं जाने देंगे। एंड इतना सब कुछ जब हो ही गया था, तो इन्होंने ये प्लान किया कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल इजिप्ट पे अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद सुएज कैनाल को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आया जब यूएस का अलग ही गेम प्लान चल रहा था। वो तब तक सुपर पावर की रेस में दौड़ चुका था, इवन वो उस टाइम पे कोल्ड वॉर पीरियड में भी था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ब्रिटेन या फ्रांस इनमें से कोई भी आगे जाके सुपर पावर बने। इसीलिए यूएसए ने इस इशू में इंटरफेयर करा और सुएज कैनाल क्राइसिस को जो है वो रिजॉल्व करा दिया, और ये भी बता दिया ब्रिटेन और फ्रांस को कि अब नया सुपर पावर जो है वो आ चुका है। और वहीं पैलेस्टीन ने अभी तक अपनी कंट्री भी नहीं बनाई थी। इसी की वजह से 1964 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फंडिंग अरब देशों से स्पेशली इजिप्ट से आने लगी। एंड इसका लीडर जो है वो यासीर अराफात को बनाया। अब PLO में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बनी फतह नाम से। इस नाम को याद रखेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अरब देशों से फंडिंग तो जा ही रही थी, इजिप्ट का भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, तो इजराइल को ये लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और वहीं फिर 1967 में एक शुरुआत होती है 6 डेज वॉर की, जहाँ पे इजराइल और अरब नेशन के बीच लड़ाई हो जाती है। अब इजराइल इसमें जीत तो जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इजराइल ने मारा अरब देशों को वो अलग, ऊपर से इजिप्ट से इन्होंने गाजा स्ट्रिप भी ले लिया, जॉर्डन से इन्होंने वेस्ट बैंक भी ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट्स भी ले लिया, एंड यूएन से जेरूसलम भी ले लिया। इससे अच्छा तो पैलेस्टीन मुस्लिम जो थे वो अपने एरिया में ही खुश रहते, डेवलपमेंट करते, तरक्की करते। हाँ, इजराइल वालों ने उनसे उनका एरिया भी अब जो है वो छीन लिया। उसके बाद अरब लोग यूएन पहुंचते हैं रोते रोते कि भाई हमारा तो एरिया ले लिया इन्होंने। फिर बाद काफी डिबेट हुआ, काफी डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद ये फाइनलाइज हुआ कि 1967 से पहले जो एरिया इजराइल वाले ऑक्यूपाई करते थे उन्हीं में उनको जो है वापस जाना होगा। लेकिन इजराइल कभी नहीं माना इसके लिए। 1973 में अटैक किया जाता है PLO की तरफ से इजराइल के उनके न्यू ईयर के दिन, लेकिन इजराइल यूएस की मदद से फिर जीत जाता है। यूएस का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस अरब लोगों को पसंद नहीं आया। अब इसीलिए अरब लोगों ने 1974 में ही यूएस पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। इसका मतलब है कि एक लिमिट लगा दी उन पे। अब इससे यूएस की इकोनॉमी जो थी वो कोलैप्स करने ही वाली थी, लेकिन अरब देशों ने ऑयल एम्बार्गो जो है वो हटा दिया। यूएस के इतने सफर करने के बाद यूएस वाले को ये समझ में आया कि हम इनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो गेम बिगड़ जाएगा, क्योंकि जीयूस की तरफ से इनको फंडिंग आती थी एंड ऑयल जो था वो अरब नेशंस की तरफ से आता था इनको। और इसीलिए 1987 में यूएस ने एक पीस ट्रीटी साइन करवाई इजिप्ट और इजराइल के बीच में, जिसमें ये बोला गया कि इजिप्ट जो है वो फंडिंग रोकेगा PLO में और कभी भी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा इस मामले में। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इजराइल ने एक सीक्रेटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी मोसाद के थ्रू, जिसे हम कहते हैं मुक़ावमा अल-इस्लामिया, जिसको बनाया था PLO को काउंटर करने के लिए। के नाम को भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा जो है वायलेंस हो चुका था। तो 1993 में यूएस ने एक ऑस्लो अकॉर्ड जो है वो साइन करवाया इजराइल और PLO के बीच में, और ये डिसाइड हुआ कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जगह पैलेस्टीन अथॉरिटी रखा जाएगा नाम, और फतह एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, और यासीर अराफात को पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, एंड इजराइल इनकी टेरिटरी भी वापस करेगा, एंड यूएस
यूएस हेल्प करेगा इनको इनकी कंट्री बनाने में, जैसे इन्होंने इजराइल की थी। सब कुछ सही चल ही रहा था कि यहाँ पे राइज होता है सबका प्यारा दुलारा मीडिया का, और जो आजकल हॉट टॉपिक में जिसका नाम बना हुआ है हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया AKA हमस, जिन्होंने अपना नाम मुक़ावमा अल इस्लामिया से हमस कर लिया था। इन्होंने इजराइल के सपोर्ट से एक ग्रुप और मैसिव अमाउंट ऑफ वेपन जो है वो कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन अभी भी जो इजराइल के लिए ही काम करते थे। 1994 से लेकर 1999 के बीच में इजराइल ने वो टेरिटरी को नहीं छोड़ा और सीक्रेटली हमस को एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर जो है वो छोड़ना भी पड़े तो उनका वहाँ पे कंट्रोल रहे। इजराइल की टेरिटरी ना खाली करने से वहाँ पे लोगों का भरोसा उठने लगा फतह पॉलिटिकल पार्टी से, और रिजल्ट ये निकलता है कि हमस वहाँ पे जो है जीत जाती है। लेकिन ये फतह ग्रुप को जो है वो पसंद नहीं आया कि ऐसे कैसे जीत सकता है कोई। 2005 तक आते आते इजराइल ने टेरिटरी को छोड़ दिया, लेकिन हमस तब तक 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुका था। एक ग्रुप ऐसा था जो इजराइल को सपोर्ट करता था, वो ये सोचते थे कि हम पॉलिटिकल पार्टी बन के ही खुश हैं, हम यहाँ पे लड़ेंगे और यहाँ पे पैलेस्टीन मुस्लिम का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो ये सोचता था कि इजराइल वालों ने उनका मिसयूज किया है, उनको हमेशा जो है वो वॉर में भेजा है, हमेशा जो है वहाँ पे लड़ाई ही करवाई है, और इसलिए हमेशा उनका ब्लेम हमेशा वो इजराइल वालों पे करते थे। और यहीं से हमस जो ग्रुप था वो 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गया। इसी का फायदा उठा के सऊदी अरेबिया और ईरान वालों ने उस ग्रुप को फंडिंग देनी शुरू कर दी जो लोग इजराइल को टारगेट करते हैं। लेकिन पिछले साल ही चाइना ने सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच एक अच्छे रिलेशन करवाए थे, जिसमें से कि सऊदी अरेबिया ने फंडिंग देने भी बंद कर दिया और ना ही वो इसमें इंटरफेयर करता है। वैसे ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ले सकता था अगर हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स ना होते थे। एंड जो अभी अटैक हुआ है वो हमस के दूसरे ग्रुप ने किया है जो हमेशा इजराइल के अगेंस्ट में रहता है। अब इसमें हो सकता है कि इजराइल के अटैक पे यहाँ पे ईरान का रोल है, क्योंकि फंडिंग तो वहीं से आती है, और वेस्ट एशिया में 3 ही सुपर पावर हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल। और ईरान ये कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल जो है वो आगे निकल जाए, ठीक है, तो इसीलिए वो वहाँ पे अटैक करवाते रहता है। पर इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें यूएस का हाथ है, क्योंकि यूएस कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे जो है वो पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अगर यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी तो यूएस को वेपन बेचने का यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। खैर, मेरा काम था आपको सारी स्टोरी समझाना। अब ये सारी चीजें मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसमें गलती किसकी थी। कि पैलेस्टीन के लोग सच में ही यहाँ पे गलत है। एक बार आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपके जमीन पे कोई आ जाता है तो, या इस पूरे मुद्दे में किसी और की भी गलती है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू सून।